शादी के बाद दो भाइयों की बॉन्डिंग वैसे क्यों नहीं रहती जैसे शादी से पहले होती थी? उनका रिलेशनशिप वैसे क्यों नहीं रहता जैसे पहले होती थी? डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं उनमें शादी के बाद? ये सोच के अजीब लगता है बड़ा कि जिन भाइयों ने पूरा बचपन साथ गुजारा, जवानी साथ गुजारी, इतनी मेमोरीज क्रिएट करी, इतना टाइम स्पेंड साथ करा, उनमें इतना डिफरेंसेस आ जाते हैं कि बात ही बंद हो जाती है। डिफरेंसेस आना तक भी ठीक है, लेकिन कई बार तो तलवारें खिंच जाती हैं, दुश्मनी तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? शादी से पहले दोनों भाइयों की अपनी अपनी सोच होती है। एक दोनों भाई एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को समझते हैं, अपने अपने में मस्त रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन शादी के बाद भाइयों की इंडिपेंडेंट सोच नहीं रह पाती है, फ्री सोच नहीं रह पाती है जैसे पहले होती थी। शादी के बाद अब जो भी भाई सोचेगा, क्योंकि वो मैरिड है, उसके लाइफ पार्टनर है एक, तो जो भी वो सोचेगा उसकी सोच को, उसकी थॉट को उसकी वाइफ से या पार्टनर से एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है, या रिकग्निशन मिलना जरूरी है। अगर रिकग्निशन नहीं मिलेगा या एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स अब जो एक भाई है वो आइसोलेशन में सोच रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप मैरिड हो तो आप आइसोलेशन में नहीं सोच सकते हो। तो मान लो जैसे कोई पारिवारिक इशू है, उसमें एक भाई की एक पर्टिकुलर सोच है जो उसको लगता है सही है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी सोच से एग्री नहीं करती, उसकी वाइफ उसकी सोच को रिजेक्ट कर देती है, डिसमिस कर देती है। अब भाई जब इस पारिवारिक इशू पे बात करने जाएगा दूसरे भाई के साथ, दूसरे भाई की फैमिली के साथ, तो वहां पे उसकी जो इंडिपेंडेंट सोच थी, जो वो ओरिजिनल सोच थी, वहां पे वो उस सोच से बात नहीं कर सकता है। वहां पे जो उसकी वाइफ की सोच थी वो भी रिफ्लेक्ट होगी डिस्कशन में, क्योंकि अब उसकी इंडिपेंडेंट सोच नहीं है, तो जो उसका नैरेटिव था, जो उसकी सोच थी, अब वो मैटर नहीं करती है। अब जो कंबाइंड नैरेटिव है, जो वाइफ और हस्बैंड का एक कंबाइंड नैरेटिव है, चाहे उसमें हस्बैंड अग्री करे ना करे, है ना, चाहे अग्री करे ना करे, लेकिन वो उसको इम्ब्रेस करना पड़ेगा, वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप फैमिली हो, अब आप मैरिड हो, अब आपकी लाइफ में कोई है जिसकी बात को आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो एक पारिवारिक मामले में जिसमें हस्बैंड की सोच पहले कुछ और थी और वाइफ की कुछ और, लेकिन फाइनली वाइफ की सोच से हस्बैंड कन्विंस हो जाता है, और वही दोनों डिसाइड करते हैं कि हमारी फैमिली को देखते हुए इस इशू पे, इस पारिवारिक इशू पे हमारी सोच ये है। अब इस केस में वाइफ सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन मैटर ये करता है कि अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ दोनों फाइनली क्या डिसाइड करते हैं, दोनों क्या पोजीशन लेते हैं। इसी तरह दूसरे भाई की फैमिली भी इसी प्रोसेस से डिसाइड करती है कि इस पारिवारिक इशू पे हमारी सोच क्या है। लेकिन अगर अब दोनों भाइयों की फैमिली में डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, इसका मतलब किसी एक फैमिली का जो नैरेटिव है या जो सोच का प्रोसेस है वो गलत है, कहीं ना कहीं तो इशू है उसमें। डिफरेंसेस होना, दो फैमिली में डिफरेंसेस होना नेचुरल बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने इतनी स्ट्रांग पोजीशन ले ली कि भाई वहां पे फिर डिस्कशन का स्कोप ही ना खत्म हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक भाई कहता है कि मेरी ये पोजीशन है और मैं इससे बिल्कुल भी डेविएट नहीं करूंगा, दूसरा भाई कहता है मेरी ये पोजीशन है। तो जितना आप इस पोजीशन को, जो आपने पोजीशन ले रखी है, उसको आप इतना स्ट्रांग बनाते रहोगे, उतने डिफरेंसेस बढ़ते रहेंगे, उतनी आपकी दीवार जो और मजबूत होती रहेगी। ठीक है, खासकर जो प्रॉपर्टी के इश्यूज है, प्रॉपर्टी के मामलों में मैंने देखा है कि बहुत एग्रेसिव स्टैंड ले लेते हैं लोग, और फिर उसमें क्या होता है कि फिर उसमें जो बातचीत का जो गुंजाइश है या जो उसमें डिस्कशन का स्कोप है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना आपने अपनी फैमिली को सेंटर में रखे, इतना एक स्ट्रांग पोजीशन ले ली कि भाई आप उससे फिर पीछे हट ही नहीं सकते हो। और उससे फिर क्या होता है, फिर डिफरेंसेस आते हैं, बात बंद हो जाती है, एक तरह से रिलेशनशिप ऑलमोस्ट बेटर हो जाता है, बातचीत खत्म ही हो जाती है एक तरह से सारी। तो वो नहीं होना चाहिए उस चीज में। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई सही कौन है, गलत कौन है। एक भाई कहता है मैं सही हूँ, दूसरा कहता है मैं सही हूँ, एक भाई की फैमिली कहती है हम सही हैं, दूसरे भाई की फैमिली कहती है हम सही हैं। तो डिसाइड कौन करेगा इसमें कि भाई कौन सही है कौन गलत है? जज तो बुला नहीं सकते बाहर से। तो बेसिकली इसका तरीका वही है, सिंपल, कि भाई आप अपने थॉट्स को देखो, अपने बिहेवियर को देखो। एक बोलते हैं थर्ड पर्सन व्यू होता है एक साइकोलॉजी में, भाई आप अपने आप को बिल्कुल वैसे ही जज करो जैसे आप किसी थर्ड पर्सन को जज करते हो। अब किसी थर्ड पर्सन को हम जज करते हैं तो बहुत आसानी से हम जज कर लेते हैं कि भाई इसने ऐसा बिहेव करा, इसने ये बात बोली, राइट। लेकिन जब हमें खुद को जज करने की बात आती है तो हम खुद को जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने हैबिट्स में या अपने हैबिट्स के हिसाब से सोचते हैं। तो हम इतने हैबिचुअल होते हैं कि हम उसी पैटर्न में सोचते रहते हैं, हमें ये नहीं पता लगता कि भाई शायद हमने यहाँ पे गलत सोचा हो या ये रीजनेबल हमने ना सोचा हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो वो अवेयरनेस होना कि भाई आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसको बेसिकली एनालिसिस करना या इंट्रोस्पेक्शन करना कि क्या ये थॉट सही था जिसकी वजह से डिफरेंसेस आए, क्या ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही था जिसकी वजह से इतना डिफरेंसेस आए, हम भी गलत हो सकते हैं या हम कहाँ गलत हो सकते हैं। इस तरह से सोचना जो कि लोग नहीं सोचते हैं, बहुत रेयर ही कोई ऐसा सोचता होगा कि भाई इतनी अवेयरनेस होना, तभी आप देख सकते हो कि भाई गलती कहाँ पे हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो गलती हुई है, दो भाई में डिस्प्यूट है, तो कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनल हुआ होगा, या कहीं ना कहीं से किसी ने रीजन दिया होगा कि भाई यहाँ पे तुमसे गलती हुई है, या यहाँ पे तुमने गलत बोला, या यहाँ पे तुमने गलत बिहेव करा। तो ये
इसका आंसर वही है, दोनों भाइयों के बीच में ही है, दोनों फैमिलीज के बीच में ही है, इसका आंसर इससे बाहर नहीं है कोई भी, राइट। तो यही तरीका है इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का।